नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी SSSC के द्वारा लेखपाल प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं, जिसमें मैंने हिंदी, ग्रामीण, परिवेश और सामान्य अध्ययन इन तीनों ही पोर्शन को कवर किया हुआ। 25-25 प्रश्न हैं तीनों में, 75 प्रश्न आपको कवर करवाऊंगी। मैंने मैथ के जो 25 प्रश्न हैं वो मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आप लास्ट में अपना नंबर चेक करिए कि 100 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एडू वॉरियर्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैंने इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया हुआ। ये बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है, चांद पब्लिकेशन का है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपके जो भी लेखपाल मित्र हैं वहाँ तक इनको शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हिम प्लस अंशु हो जाएगा इसका अर्थ, तो हिमांशु संधि विच्छेद होके बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सेकंड क्वेश्चन, नायक शब्द में कौन सी संधि है? तो आप सभी लोग जब नायक शब्द को लिखते हैं तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी, तो यह एक अयादि संधि है, जिसमें अय, अब और आप जैसे शब्द आते हैं वह किसकी, अयादि संधि के प्रकार होता है। अगला प्रश्न है आपका, ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए ये वाले प्रश्न मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि आप बहुत ध्यान से पढ़ें, जिसमें नहीं पूछा गया है तो 3 आपके ऑप्शन ब्राह्मण से संबंधित हैं और 1 नहीं है, वही आपका उत्तर होगा। तो जो केशव है आपका वह ब्राह्मण शब्द से संबंधित नहीं, जबकि भूदेव, द्विज और पंडित तीनों ही ब्राह्मण का अर्थ होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, मोक्ष का पर्यायवाची है, तो मोक्ष का पर्यायवाची आपका ऑप्शन ही सद्गति है। लोग कहते हैं सद्गति को प्राप्त हो, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो। अगला प्रश्न है फिफ्थ, निम्नलिखित में से जय किसका विलोम है? तो जय किसका विलोम होगा? ये विलोम पूछा है, आप समानार्थी मत लगा के आइएगा। तो जय का विलोम हो जाएगा पराजय, और विजय इसका क्या हो जाएगा? इसका एकदम पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 6, कल्पित शब्द का विलोम क्या होगा? तो कल्पित का मतलब आप कल्पनाओं में जो रहता हो। यथार्थ का मतलब क्या है? जो सत्य की मतलब जिसको रचनाओं करता हो। तो कल्पित का हमेशा विलोम होगा यथार्थ, और कल्पना जो ऑप्शन दिया है वो भैंस का क्या हो जाएगा? भैंस का पर्यायवाची हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, इस कहावत का क्या अर्थ होगा? तो इसका हो जाएगा अनहोनी बात होना, कि अढ़ाई हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का मतलब देखिए एकदम आश्चर्यजनक बात की कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी ये बात तो ये एक अनहोनी बात है। अगला प्रश्न है 8, आँख सुख कलेजा ठंडक, इस कहावत का क्या अर्थ होगा? तो इस कहावत का अर्थ है परम शांति होना, कि आँख सुख और कलेजे को ठंडक। लोग आपने देखा होगा अक्सर गांव या देहात क्षेत्र में लड़ाइयाँ होती तो लोग बोलते कि हाँ कलेजे में ठंडक पड़ गई तुम्हारे। आप लोगों ने इस तरह से मीम्स भी देखी होंगी कई सारी। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि परम शांति मिल जाना, कि आपने जो भी कृत्य किया है उसके द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, असली शब्द का कौन सा शब्द अनेकार्थी है? तो आपका इसका ऑप्शन ए सही है कि असली का हो जाएगा वास्तविक। 10th क्वेश्चन है, उक्ति शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है तो यह आपका दंगा हो जाएगा, जबकि उक्ति भाषा, उपज और कथन इनको कहा जाता है, लेकिन दंगा जो है वह उक्ति का अर्थ नहीं होता है। 11th क्वेश्चन है, रमा हंसती है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो देखिए क्रियाएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं होती हैं। इसमें आपको वही पूछा है कि जो हंसती है वह आपकी क्रिया कैसी, वह आपकी अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया जैसे उसका उदाहरण हो जाएगा कि रमा खाना खाती है या रमा डांस करती है, यह किसका उदाहरण हो जाएगा? यह सकर्मक की हो जाएगी। लेकिन हंसना या सोना जो है वह आपकी अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है आपका 12th, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हमेशा धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 13, अहो आपका दर्शन तो हुआ, इसमें कौन सा कारक है? अब देखिए इसमें कारक चिन्ह पूछे हैं, 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं, तो इसमें आपको कारक बताना, तो इसमें संबोधन कारक है। अहो आपका दर्शन हुआ, यह एक संबोधन कारक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 14, के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? अब ये के लिए जो है ये पूछा है, तो आप लोगों को पता होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस तरह के आपको जब रटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि के लिए जो है वह किसका उदाहरण है, वह संप्रदान का है। अगला प्रश्न है 15, अजय आया, इसमें कौन सा काल है? तो आपको आया है, इसमें कौन सा काल आपको बताना है, तो यह हो जाएगा आपका भूतकाल, क्योंकि आया था ना कि आया है, तो यह भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 16,
चार चांद लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो चार चांद लगाना किसी भी चीज़ में मतलब उसकी शोभा बढ़ाना। चाहे आप कोई भी पंक्ति हो, उस पंक्ति को आप इस तरह से प्रेजेंट करें कि उसमें क्या हो जाएगा, उन पंक्तियों में चार चांद लग जाएंगे। जो हमारा अलंकार जो चैप्टर है उसका क्या कार्य है? उसका यही कार्य है कि पंक्तियों में चार चांद लगा देता है। इस तरह से अलंकृत भाषा यूज़ की जाती है। अगला प्रश्न है आपका 17, चांदी का जूता मारना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो चांदी का जूता मारने का अर्थ है कि रिश्वत देना। अगला प्रश्न है 18, निम्न में से मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? तो अंधविश्वासी बनता है इन तीनों ही कारणों से। कैसे? नरक के भय से बनता है, स्वर्ग के आकर्षण से बनता है और स्वयं को असहाय मानकर। यदि व्यक्ति इन तीनों चीज़ों के भय है उसके मन में, तो वह एक अंधविश्वासी बन जाएगा। आप देखिए वर्तमान में जो कंडीशन है, पहले के लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते थे क्योंकि उनको लोग डराया करते थे कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो तुम्हें नरक में जाना होगा, या ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी, या तुम कुछ कर ही नहीं सकते। इन सब चीज़ों का भय दिला के इंसान को क्या अंधविश्वासी बनाया जाता। अब वर्तमान में धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अंधविश्वास जो है वो खत्म हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका 19, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इसमें आपके वाक्य शुद्धि के प्रश्न हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा इन वाक्य शुद्धि वाले प्रश्नों को। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है, मैंने तुमसे कहा था, यह बिल्कुल सही वाक्य है। बाकी मैंने तेरे से कहा था बिल्कुल गलत है, ये भी गलत हो गया। मैंने तेरे से कहा, मैंने तुझको कहा था, ये तीनों ही गलत हो गए हैं। लेकिन मैंने तुमसे कहा था, ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 20, भाषा परिधन मात्र नहीं बल्कि क्या होता है? तो आपको बताना है भाषा एक परिधन नहीं है बल्कि क्या है, एक राष्ट्र का आभूषण है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 21, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो ये सारे आप लोगों को पता होगा। यथाशक्ति में हमेशा कैसा है, अवयवी भाव समास है, क्योंकि मैंने प्रतिदिन या प्रत्येक इस तरह के समास आपको पढ़ाए हैं जिसमें आपका क्या उपसर्ग का प्रयोग हो, तो वह आपका कैसा हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न 22, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में कर्मधारय समास है। आप इसमें तत्पुरुष न लगाइएगा। नील कमल जिसमें कि कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है 23, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? अब देखिए वर्णिक या अवर्णिक छंद होते हैं या फिर मात्रिक अमात्रिक छंद होते हैं, तो इसमें उन्होंने पूछा है कि वर्णिक छंद नहीं है, उसका उदाहरण पूछा। तो यह आपका ए है, कुंडलियाँ जो है वह एक वर्णिक छंद नहीं है, जबकि मदक्रांता, मालिनी और कवित ये आपके वर्णिक छंद के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी से सिर्फ आपके 2 ही प्रश्न बचे हैं। 24, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। गाय डैश सभी हिंदू माता डैश रूप डैश मानते हैं। अब इसमें आपको 3 शब्द को फिल करना है, तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन ए जो है, गाय को सभी हिंदू माता के रूप में मानते हैं, ये बिल्कुल सही इसमें फिट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 25 और हिंदी का ये अंतिम प्रश्न है, विशेषण की डैश अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें पूछेगा विशेषण की, यदि आपको अवस्थाएं पता होंगी तभी आप इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो इसमें 4 हो जाएंगी। विशेषण की 4 विशेषताएं होती हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। और जो सर्वनाम है आपका वह 6 प्रकार के होता है। तो ये सब आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए, 5, 6 और 4। चलिए अगला इसमें भाग करते हैं। ये सामान्य गणित का है, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। टेलीग्राम पे इसकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला भाग है आपका भाग गा, जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित है। इसमें आपके 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, जिसमें आपके करंट अफेयर के भी हों। हालांकि जो मैं आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रही हूँ उसमें आपका करंट का क्वेश्चन 1 या 2 मिल जाएगा, लेकिन जब आप लेखपाल की परीक्षा में बैठे होंगे तो इस 25 प्रश्न में से लगभग 5 प्रश्न आपके करंट से होंगे, जिसमें से 1-2 जो आपके यूपी स्पेशल के करंट होगा, बाकी आपका इंडिया के होंगे या इंडिया या इंटरनेशनल का होगा। चलिए इसमें आपका प्रश्न पढ़ते हैं। 51, प्राचीनतम युग है। तो प्राचीनतम युग क्या है आपको ये बताना है। इसमें जो आपका ऑप्शन बी है, बौद्ध युग, यह एक प्राचीनतम युग माना जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो, आपको लगे कि हाँ ये कंटेंट आपके यूज़फुल है, आपको हेल्प मिलेगी इससे, तो निश्चित ही आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके इस तरह के आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। अगला प्रश्न है आपका 52, इनमें से किसने सर्वप्रथम गोत्र शब्द को कहा था? तो आपको बताना है गोत्र शब्द का उपयोग जो है वह अर्थवेद में हुआ था सबसे पहले। ये प्रश्न यहाँ से बनता है। अच्छा प्रश्न है। आज के देखते होंगे कि जब शादी विवाह जैसे कार्य होते हैं
तो उसमें ये गोत्र शब्द का यूज होता है, लेकिन ये पूछा गया कि गोत्र शब्द का जो सबसे पहले यूज कहाँ पर हुआ, तो यह अर्थवेद में हुआ है हमारे। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तो इसमें 4 राजाओं के नाम दिए हुए हैं, जो कि एक जो था वो एक प्रसेनजीत, मिलिंद और गौतम बुद्ध और बिंबिसार। इनमें से कौन एक था जो उनके समसामयिक ही नहीं था। तो इसमें जो ऑप्शन आपका बी है, मिलिंद जो है वह समसामयिक ही नहीं थे, जबकि गौतम बुद्ध हुए, प्रसेनजीत हुए, बिंबिसार हुए, यह तीनों एक ही समय काल के ही हैं। 54 क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचलित धम्म क्या है। तो अशोक द्वारा प्रचलित जो धम्म है वह आपका ऑप्शन डी उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत के से संगत आचार व्यवस्था थी। कि धम्म का अर्थ क्या होता था कि आपका जो आचार व्यवस्था है वह संगत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 55, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किस वस्तु का निर्यात करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूती कपड़ों का जो है निर्यात करती थी। ये सभी आपको पता ही होगा प्रश्न। कच्चा रेशम, चाय या कॉफ़ी का नहीं बल्कि सूती कपड़े का व्यापार होता था। 56 क्वेश्चन है, संगम साहित्य की भाषा क्या थी। तो संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। इसमें तमिल और तेलुगु दोनों ही हैं, इससे आप कंफ्यूज हो सकते परीक्षा में, लेकिन संगम साहित्य की भाषा तमिल थी, ना कि तेलुगु थी। 57 है, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण क्या है। तो ये काफ़ी आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसमें आप सभी लोग जानते होंगे। इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी है, सिस्मोग्राफ इसको बोला जाता है। 58 क्वेश्चन है, भूपृष्ठ पर औसत पृष्ठीय ताप कितना है। तो भूपृष्ठ पे आपका जो ऑप्शन ए है 15 डिग्री सेल्सियस, यह है आपका भूपृष्ठ का औसत पृष्ठीय ताप है। अभी औसत पूछा है तो ये प्रश्न भी आपका अच्छा है, इसको आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है 59, वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है। तो यदि सर्वाधिक कारण पूछा जाए तो यह है आपका ऑप्शन सी जो है धुआं। यह आपका सर्वाधिक सामान्य कारण है कि वायु प्रदूषण में सब सर्वाधिक क्या, देखिए पेट्रोल या डीजल जो भी ये वाहन चल रहे हैं रोड पे आज, तो इन सब से जो धुआं निकलता है ये सबसे ज़्यादा वायु को प्रदूषित करता है। इसीलिए वायु प्रदूषण का सबसे जो सर्वाधिक सामान्य कारण है वह आपका धुआं माना जाता है। आप एनसीआर रीजन में देखिए कि वहाँ की वायु गुणवत्ता कितनी ज़्यादा नीचे गिर गई है। अगला प्रश्न है आपका 60, किसी क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो इसमें जो है वह आपका ऑप्शन सी देशांतर जो है यह एक महत्वपूर्ण कारक नहीं, जबकि तुंगता, समुद्र से दूरी और अक्षांश जो है ये तीनों कारण है, लेकिन देशांतर इसका एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। 61 प्रश्न है आपका कि भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं। तो ये सभी आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों ने जितने भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो सभी ने वोट दिया होगा इस बार। तो यह आपका ऑप्शन जो बी है 18 वर्ष की आयु होने के बाद में आप वोट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 62, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची जो है वह आपकी ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है आपका 63, अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है। तो श्रम की आपूर्ति जो है वह जनसंख्या पे आपके निर्भर करती है कि अर्थव्यवस्था में कितना श्रम लगेगा या कितना श्रम है वहाँ पे, तो वह आपका जनसंख्या पे निर्भर होता है। अगला प्रश्न है आपका 64, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। अब पूंजीवादी जो है वह आपका क्या है, किससे कहलाता है कि आपका जो सार्वजनिक और जो आपके निजी हैं इन दोनों का ही मिश्रित हो, वह आपका क्या है, पूंजीवादी है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वह मैंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण बताया है कि जिसमें आपके पूंजीवादी और सार्वजनिक दोनों का। लेकिन यदि आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो वह आपका क्या है, वह आपका निजी स्वामित्व है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मैंने पहले गलत बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगला प्रश्न है आपका 65, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका जो ऑप्शन डी है, वायु का दबाव जो है इस पर निर्भर नहीं करता है, जबकि घनत्व, तापमान और आर्द्रता इन तीनों पर निर्भर करता है, लेकिन वायु की जो ध्वनि का वेग है वह दबाव पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका 66, जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीकी किसके द्वारा होती है। तो यह आपका ऑप्शन सी जो है रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा जीवाश्म जीवों की आयु की गणना होती है। 67 है, एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम जो है वह प्रोटॉन होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 68,
डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वह आपका ऑप्शन सी ब्रिटेन में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 69, हम भारत का लौह पुरुष किसको मानते हैं? तो ये इस प्रश्न का आप सभी लोग को उत्तर पता ही होगा। सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष कहा जाता है। 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला था? तो ये अच्छा प्रश्न है। इसमें यदि आप लोग को सभी भारत रत्न के वालों के नाम पता होंगे तभी आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनको भारत रत्न नहीं मिला था, जबकि गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी और मोरारजी देसाई इन तीनों को मिला है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न नहीं मिला था। 71 क्वेश्चन है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें ऑप्शन आपका जो सी है 1 जुलाई 1996 को भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका 72, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल जो है वह 4 बिटों के बराबर होता है। काफ़ी इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 73, वर्ष 2013 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? तो हालांकि इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2013 का ये अंतर्राष्ट्रीय पूछा है। आप लोग इस बार का देख लीजिएगा कि इस बार ये किसको मिला है। तो यह आपको ऑप्शन सी तब मिला था, बीबी डोगरे एवं ग्वानचुन जांग को मिला था। अगला प्रश्न है आपका 74, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह बरगद को बोला जाता है, बरगद है। आप सभी लोग को पता होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 75, निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो ऑप्शन डी आपका पतंजलि जो है वह योग के पथ प्रदर्शक थे। सामान्य अध्ययन का ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है और अगला जो पार्ट है भाग घ, यह ग्रामीण और राजस्व से संबंधित है। इसके मैंने 25 प्रश्न आपको करवाने हैं और सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से ग्रामीण जीवन से संबंधित जो 25 प्रश्न हैं उनको करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वह आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्रामीण के, क्योंकि यहाँ से जो 25 नंबर हैं, यहाँ से जो भी व्यक्ति 20 के आसपास नंबर लाएगा, 20 प्लस लेकर आएगा, वो अपने सिलेक्शन को जो है वह सुनिश्चित अवश्य करेगा, क्योंकि यहाँ से नंबर जो गेन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सामान्य अध्ययन से आप इजीली ले आएंगे, लेकिन ग्रामीण जो व्यवस्था है यदि आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी तभी आप 25 में से 20 प्लस लाने के जो है वह रखेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 76, ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है वह परिवारवाद है। गतिशीलता, एकाग्रता और अणग्यता जो है वह आपके शहरी जीवन से संबंधित है, लेकिन परिवारवाद वह आपका ग्रामीण जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 77, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वह आपकी MN श्रीनिवास द्वारा दी गई थी। अब ये सारे जो फैक्ट है वह आपको रटने ही पड़ेंगे क्योंकि परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसमें आप चीज़ों को किसी ट्रिक वाइज याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। 19 जून को कोई टाइम नहीं रह गया, तो आप जो भी फैक्ट है इन सबको आपको रटने पड़ेंगे ताकि आप परीक्षा में अपना अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। अगला प्रश्न है आपका 78, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वह कब प्रारंभ हुई थी? तो इसमें ऑप्शन बी आपका वर्ष 2000 से 2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गई थी। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि जो भी आपके प्रधानमंत्री से संबंध है या यूपी से संबंधित आपकी ग्रामीण जीवन से संबंधित योजनाएं हैं उनको आप अवश्य पढ़िएगा, उनकी आप डिटेल एक बार देख लीजिएगा कि वह कब प्रारंभ की गई या उनका उद्देश्य क्या था, वह कहाँ से शुरू की गई, किस जिले से शुरू की गई हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके ज़रूर बनेंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ आपको जिसमें केंद्र की व जो राज्य की योजनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, वो वीडियो मैंने पूरा अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग देखना चाहें तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाके उसको आप देख सकते हो, उसकी PDF भी मिल जाएगी आप लोगों को, और यूट्यूब पर भी आप लोगों को ये वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका पढ़ते हैं। 80, लोक शब्द का अर्थ क्या है? तो जो आपका 80 क्वेश्चन है, लोक शब्द का अर्थ है आपका ऑप्शन सी कि आदि युगीन सामाजिक संगठन जो है वह लोक शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है आपका 81, समुदाय की विशेषता क्या है? तो समुदाय जो है वह आपकी सदस्यता विशेषता है। इसमें निश्चित नियम नहीं होगा, ना पड़ोस होगा, ना राज्य होगा, लेकिन समुदाय की विशेषता आपकी सदस्यता, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है आपका 82, भारत में वर्ण का परिवर्तित रूप है? तो भारत में वर्ण का परिवर्तित रूप जाति प्रथा है। अब देखिए, वर्ण शब्द का उपयोग न करके जाति प्रथा जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 83, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार कृषि है। ये सभी आप लोग को पता ही होगा इसका, तो ग्रामीण जीवन से जो भी संबंधित हैं तो उनका जो मुख्य आधार है वह कृषि को ही मानते हैं, ना कि पशुपालन को। 84 है, रिलीजन शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो रिलीजन शब्द एक
लैटिन भाषा से लिया गया है। ये अंग्रेजी, हिंदी या पुर्तगाली शब्द नहीं है, ये एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। 85 है, विचार अभिव्यक्ति का परंपरागत माध्यम इनमें से कौन सा है? तो अब विचार जो अभिव्यक्ति करते हैं वह आपका उसका परंपरागत माध्यम क्या होगा? उसका माध्यम है आपका ये सभी हैं कि बोली, संकेत व हाव भाव, ये तीनों ही उसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 86, पंच परमेश्वर की कल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंच परमेश्वर की जो कल्पना है वह आपका पंचायती राज से संबंधित है। आप जानते हैं कि उसमें एक पंचों का समूह होता है जिसमें 5 प्रधान होते हैं। वह किसी भी निर्णय को लेने में उनकी जो ओपिनियन होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो पंच परमेश्वर उनको ही बोला जाता है। तो यह जो कल्पना है ये पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका 87, संस्कृति में कौन सा गुण होता है? तो संस्कृति में गुण होता है ऑप्शन सी आपका उपयोगिता होती है। उसमें वैज्ञानिकता नहीं बल्कि उपयोगिता होती है। 88 है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अब ये अस्पृश्यता जो कानून है वह आपका 1955 में 1955 में ये अधिनियम पारित हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपके आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसी तरह से आपसे जो कुछ अधिनियम है जो ग्रामीण जीवन से या समाज से संबंधित है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वह आपको याद करने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका 89, ग्रामीण निर्माण केंद्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह आपका ऑप्शन बी केरल में हुई थी, ग्रामीण निर्माण केंद्र की स्थापना। 90 क्वेश्चन है, नक्शा संबद्ध क्षेत्र होता है। अब जहाँ पे नक्शा संबद्ध क्षेत्र क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है आपका क्षैतिज प्रक्षेप है, यह इसका संबद्ध क्षेत्र होता है, ना कि ऊर्ध्व ना या दोनों ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि आपका ऑप्शन ए सही है। अब देखिए ये ऑप्शन जो आपको दिए थे, यदि आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं भी पता है तो आप इन दोनों में से कोई टिक कर सकते थे, या तो ऑप्शन ए हो सकता था या बी हो सकता था, लेकिन आपका नक्शा जो है वह क्षैतिज प्रक्षेप पे आधारित होता है। 91 क्वेश्चन है, डंपी लेवल यंत्र में समतल स्क्रू की संख्या क्या होती है? अब ये देखिए कृषि से संबंधित कुछ यंत्र हैं, आप लोगों के पास कोई भी बुक हो जो कृषि से संबंधित हो उसमें इन यंत्रों की भी व्याख्या दी होगी, उनको आप पढ़ लीजिए। तो डंपिंग लेवल एक यंत्र होता है, उसमें आपका स्क्रू की इन्होंने संख्या पूछी है कितने स्क्रू की क्षमता होती है, तो यह आपका ऑप्शन सी 3 या 5 होती है उसमें संख्या स्क्रू की। 92 क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? तो ग्रामीण जीवन में आप जानते हैं तो यह पुरोहित करता है। पहले भी पुरोहित होता था, तो अभी भी ग्रामीण समाज में पुरोहित ही होता है, जबकि शहरी क्षेत्र में इसके नाम को आप क्या कहते हैं, ब्राह्मण या पंडित के नाम से बुलाते हैं। अधिकतर आप पंडित के ही नाम से बुलाते होंगे। 93 क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है? तो आप संयुक्त परिवार जो है वह आपका ग्रामीण जीवन से संबंधित है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है कर्ता जो है वह आपका सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है संयुक्त परिवार के अंतर्गत। तो इसमें आपका ऑप्शन जो बी है कर्ता वह होगा कि संयुक्त परिवार जो है वह आपका ग्रामीण जीवन से संबंधित है, जबकि जो शहरी जीवन है वहाँ पे आप देखते हैं एकल परिवार को ज़्यादातर मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका 94, संस्कृति शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन ए आपका जो संस्कृत है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृति शब्द संस्कृत से ही आया है। अगला प्रश्न है आपका 95, भारतीय संस्कृति का कोष किसको माना जाता है? तो भारतीय जो संस्कृति है उसका कोष वेद की ऋचाएँ नहीं मानी जाती है, मनुष्य की प्रतिभा नहीं मानी जाती है, बल्कि आपका जो विचारों की अभिव्यक्ति, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ऑप्शन ए आपका जो वेद की रचनाएं हैं इससे आपकी भारतीय संस्कृति का कोष माना जाता है। बाकी मैंने ये जो तीनों ऑप्शन बोले ये नहीं है इसके अंतर्गत। 96 प्रश्न है, ग्रामीण समाज में आकारीय विशेषता के आधार पर भारतीय गांव की जनसंख्या कितनी मानी गई है? तो भारतीय गांव की जो जनसंख्या है वह 5000 मानी गई है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका 97, अब इस मॉक टेस्ट में सिर्फ 3 ही प्रश्न बचे हैं, 4 प्रश्न बचे हैं, इसके बाद ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये चारों प्रश्न कंप्लीट करते हैं। 97 है, ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता है कृषक समाज, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 98, किस नियमानुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है? तो ये प्रश्न भी आपका जो है अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में आपका जो ऑप्शन सी है मिताक्षरा, यह आपका इसमें यहाँ से नियम लिया गया है कि परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है। मिताक्षरा एक पुस्तक है, इसमें उसके अंतर्गत इस नियम को लिया गया है। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का दोष है? अब इन्होंने दोष पूछा है, गुण नहीं पूछा है, तो इसमें आपको चारों ऑप्शन पढ़ने, ए स्त्रियों की दुर्दशा, बी बाल विवाह को प्रोत्साहन, सी जनसंख्या में वृद्धि, या फिर डी ये सभी। तो ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा कि संयुक्त परिवार में ये
भी दोष होते हैं कि बाल विवाह को प्रोत्साहन भी मिलता है, स्त्रियों की दुर्दशा भी और जनसंख्या में वृद्धि भी है। ये तीनों ही कारण जिम्मेदार माने जाते हैं आज की दशा को। अगला प्रश्न है आपका 100 संयुक्त परिवार की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो संयुक्त परिवार की जो प्रकृति है वह आपका ऑप्शन ए समाजवादी प्रकृति की होती है। अब ये प्रश्न आपके मॉक टेस्ट यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आप सभी लोग बताइएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपको लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं इस तरह के और भी वीडियोज़ आपको बनाती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।